बेटे लास्ट क्लास में मैंने ना आपको कहा था 50 तक मैंने आपको कराए थे। 50 तक मैंने आपको कराए थे, आपके डाउट भी लिए थे मैंने पिछली क्लास में, है ना। यहाँ तक के जो डाउट थे वो डाउट भी मैंने आपके लास्ट क्लास में लिए थे। अब आज आप मेरे को बताओगे अभी भी कोई डाउट बचे हैं क्या 50 तक में? है 50 ही बता दो। एक बच्चा कह रहा है 50 बता दो। सुनो दोस्तों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन drawn perpendicular to this line through the point where it meets the y-axis। देखो, इस चैप्टर में आपको ना जो इन्फॉर्मेशन दी है उसे आपको ग्राफ पे सोचना होगा कि कैसे वो आपको बता रहा है, क्या क्या डाटा गिवन है क्वेश्चन में, समझ रहे हो। एक लाइन है, एक लाइन है, वो लाइन क्या करते हैं दोस्तों? आ, आ, वो जो लाइन है ना, वो लाइन जहाँ पे वो लाइन जहाँ पे वाई एक्सिस को कट करती है ना, उस जगह पे इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसकी इक्वेशन निकालनी है। नहीं समझे मेरी बात? मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ, इसका असली चित्र बना के दिखाता हूँ बच्चों आपको। देखो, ये आप जानते हो कि लाइन जहाँ पे वाई एक्सिस को कट करेगी वो पॉइंट कैसे मिलेगा? बताना लाइन की इक्वेशन क्या है, बताओ। क्या है बेटे, बोलना x/4। हाँ, तो ये ना, सुनो, एक लाइन वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करती है ये कैसे पता लगाया जाए? अरे भैया, वाई एक्सिस पे जहाँ पे भी कट करेगी टांगा, वहां पे एक्स तो जीरो होगा ना। वहां पे एक्स तो जीरो होगा ना, कॉमन सेंस वाली बात है। आप इस लाइन में बताओ क्या करो बच्चों, एक्स बराबर जीरो पुट कर। तो एक्स जीरो पुट करके देखना क्या आएगा। वाई बराबर 6 आएगा। आएगा नहीं आएगा बताओ। देयर फोर वाई इंटरसेप्ट बराबर है 0 6। इट इट मीन्स ये लाइन ना वाई एक्सिस को बताओ कहाँ पे कट करती है, यहाँ पे 0 6 में, इस पॉइंट पे। समझे? अच्छा अच्छा, दिमाग में सोच के बताना, चलो सिर्फ सोच के बताना है। ये लाइन एक्स को कहाँ पे कट करेगी, एक्स को? लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी ये? क्यों नहीं करेगी बेटे? कैसे कह सकते नहीं करेगी? लाइन क्यों नहीं करेगी कट एक्स को? लाइन अगर ऐसे बनेगी तो भी कट करेगी, ऐसे बनेगी तो भी कट करेगी। अगर बिल्कुल ऐसे चलेगी तो फिर कट नहीं करेगी। तो तू कैसे कह सकते है कि कट नहीं करेगी लाइन एक्स एक्सिस को? कोई बताओ दोस्तों कैसे निकलेगा, मैं ही पता करना है। ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी वो कैसे निकलेगा बताओ। ये लाइन ने वाई एक्सिस को कहाँ पे काटा था ये पता करने के लिए क्या किया आपने बोर्ड पे भी है? वाई जीरो पुट किया ना। तो ऐसे अगर आपको ये पता करना है कि ये लाइन एक्स को कहाँ पे कट करेगी तो क्या करोगे? वाई जीरो पुट कर दो। मन में रख के सोच के देखो, कहाँ पे वाई जीरो पुट करके क्या आएगा बताओ। 4,0। यस, ये लाइन एक्स एक्सिस को 4 पे कट करेगी, 4 0। तो अब जो मैंने आपके सामने बनाया ना, ये असली ग्राफ है इस लाइन का, असली। बेटे एग्जाम में असली बनाने की जरूरत नहीं होती, वैसे सही बताऊं तो मैं इस बच्चे मन मन में सही एकदम इमेजिन कर लेते कि ये पूछ क्या रहा है। इस चैप्टर में आप किसी भी बुक में सॉल्यूशन देखोगे, आप किसी बुक में ऐसे चित्र बनाओ मिलेगा नहीं, क्योंकि नीड ही नहीं है। आंसर तुम्हारा ये है, लेकिन ये हो ही नहीं पाता ना उसके बिना। अब आपसे क्वेश्चन है, बताओ क्या बोला है। आपसे क्वेश्चन है, बोला है एक ऐसी लाइन की क्वेश्चन निकालो, इस लाइन की क्वेश्चन निकालो, मैं ज्यादा बात ही नहीं कर रहा, इसकी इसकी ये वाली लाइन की क्वेश्चन निकालो आप, इसकी। एक ऐसी लाइन जो इस परपेंडिकुलर है हमारी गिवन लाइन के, और वो लाइन पता है कहाँ से पास होती है? जहाँ पे लाइन वाई एक्सिस को कट करती है उस पॉइंट पे। एक बार फिर से आप जरा लैंग्वेज पढ़ो, क्वेश्चन की बच्चों पढ़ो। पढ़ो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। और कौन से पॉइंट है कहाँ पे? जहाँ पे ये लाइन क्या करती है, वाई एक्सिस को मीट कर दे, कट कर दे, कुछ भी कह लो।
ठीक है। तो वाई इंटरसेप्ट 0 6 है ना। अब दोस्तों यानी कि ना आपको एक डॉटेड लाइन की क्वेश्चन निकालनी है। अरे इसकी क्या, किसी भी लाइन की क्वेश्चन के लिए क्या चाहिए होता है बच्चों? क्या चाहिए होता है? एक तो पासिंग पॉइंट और एक स्लोप। पासिंग पॉइंट है आपके पास डॉटेड लाइन का कोई? जो डॉटेड लाइन है, ध्यान से देखो ग्राफ पे जो मैंने बनाया थी मैथ से, उसमें देखो बताओ, कोई है पासिंग पॉइंट लाइन का? कौन सा? 0 6, सही बात है। और स्लोप कहाँ से आएगी पर यार? स्लोप परपेंडिकुलर बोले तो M1 × M2 अपन माइनस 1। अबे आलो दोस्तों देखो नाउ, ये जो आपको लाइन गिवन है ना, इसका स्लोप कैसे निकलेगा पता है आपको? 6x ax + by + c, अगर 0 हो तो स्लोप क्या होता है? माइनस का a/b -का 3/2। ये तो इस वाली लाइन का स्लोप है ना। हमारी लाइन का स्लोप क्या होगा बच्चों? अपनी लाइन को मैं L2 नाम दे रहा हूँ, इसको L1, क्योंकि L1 परपेंडिकुलर है L2 के, देयरफॉर दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? माइनस। तो हमारी वाली लाइन का स्लोप हमने भी निकाला है। नहीं, दी हुई लाइन का स्लोप क्या है? हमारी वाली लाइन का स्लोप क्या है? M2। बस अब देखो, अब आपको आपकी जो डॉटेड लाइन है उसका पासिंग पॉइंट भी मालूम है और स्लोप भी मालूम है। क्या का स्लोप? नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन L2 passes through 0 6 y -6 आंसर। बेटा देखो आंसर, देख आंसर देखो उसका क्या है। सही है। विशेष कर बेटे जल्दी कर। चलो दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। और भी कोई डाउट है तो पूछो बेटे। और भी कोई डाउट है? 50 से पहले का और भी कोई डाउट बचा है? हालांकि लास्ट क्लास में डाउट लिए थे मैंने। फिर भी कोई डाउट है पूछो। 49 48 47 किए हैं क्वेश्चन तुमने? यस कर लिए सारे? अरे भाई, हाँ एक ही बच्चा कर रहा है बस। 46 45 44 बताओ दोस्तों। 43 हो गया? 43 है? हो गया? अरे वो सब हो जाते हैं अब। देखो लैंग्वेज वाइज तो इस चैप्टर में 1000 क्वेश्चन और बन सकते हैं। पढ़ने में आपको अलग लगेंगे वो, और करने में वो नहीं के जैसे होंगे। सब में एक ही बात को घुमा घुमा के बोलेगा वो। कोई अंत नहीं है बेटे मैथ्स का, ध्यान रखना। आपको तो पिक्चराइज करना है वो क्या कर रहा है। चलो पढ़ के दिखा दो। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, सुनो ध्यान से। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन meets it at this point, find the value of m and c। अच्छा, आज दोस्तों ट्राई करते हैं कुछ नहीं, आपकी रिवीजन रहेगी इसका। ये देखो बच्चों, आपको बोला गया है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऐसे है। अब एक पॉइंट दिया हो, वन क्या दिया? पॉइंट क्या बेटे बताइए, क्या है पॉइंट? -1 2, तो x -1 और y 2। अच्छा, यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा वो, है ना। कह रहे एक लाइन है, एक लाइन है, उस लाइन पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर फेंका हमने, वो उसको इस वाले पॉइंट पर जाकर मिला। ओरिजिन से बोले तो 0 0 से हमने इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर फेंका, वो -1 2, -1 2 नाम के पॉइंट पर जाके मिला इस लाइन को। ये जो ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही है आपको दोस्तों,
कह रहे बताओ लाइन की क्वेश्चन क्या होगी। ये लाइन की ऑरेंज कलर की लाइन है, इसकी क्वेश्चन निकालनी है। भैया इसकी क्या, मैं फिर वही बात बोलूंगा, वही घिसी पिटी पुरानी बात, आधे को से ज्यादा क्वेश्चन चैप्टर के हो चुके हैं। किसी भी लाइन की क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए क्या चाहिए आपको? पासिंग पॉइंट और स्लोप। है आपके पास पासिंग पॉइंट है आपकी लाइन का? क्या आपके पास आपकी लाइन का पासिंग पॉइंट है? कोई ऑरेंज कलर वाली लाइन की क्वेश्चन निकालनी है, उसका पासिंग पॉइंट है? क्या है? -1 2। स्लोप कहाँ से आएगी अब? है? स्लोप कहाँ से आएगी? बेटे ध्यान से बोलो जोर। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर से क्या होगा बेटे? है? परपेंडिकुलर है ना ये? यस, परपेंडिकुलर है भैया। m1 × m2 पावर -1। मैं मानता हूँ कि इस वाली लाइन का स्लोप हमको नहीं पता, पर इसका मैं निकाल सकता हूँ। कैसे भाई? इसका कैसे? क्योंकि हमें दो पॉइंट पता है, ये वाला भी पता है, ये वाला भी पता है। y2 - y1, x2 - x1। है कि नहीं? एक ही बात को कितनी बार पढ़ाऊं बच्चों? अब तो तुम्हें भी शर्म आ रही होगी, ये तो सेम ही चीज थी। हाँ, कर लोगे बताओ? स्लोप ऑफ लाइन ओपी, y2 - y1, x2 - x1। ये आपका m1 आ गया। अपनी लाइन के स्लोप को हमने m2 नाम दिया है। therefore आप तो कर लोगे, पूरा करो जल्दी। लो, आ गया 1/2 आ गया हमारी लाइन का स्लोप। अब एक क्वेश्चन निकाल दो। और देखो ये लाइन के ना एक क्वेश्चन दे के आपको पता क्या इसके क्वेश्चन। आप इसके क्वेश्चन निकालो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लो मैं इसको सॉरी फॉर्म में लिया बच्चों, देखो। एम आ गया। एम क्या आया? सी क्या आया? बेटे देखिए आंसर मैच करके देखो। सही है। आयुष आ गया समझे, टाका चौधरी। चौधरी कहाँ? आकांक्षा, निधि, प्रकाश। डन बच्चों। प्रिंस। चलो, बाकी तो यार ये सारे हो ही गए होंगे अब, है ना? चलो ठीक है, अब इस वाले एक्सरसाइज को देखो बेटे, इसको। फैमिली ऑफ लाइन। हम्म। हाँ कट ठीक क्या है, कुछ नहीं है, जो तुम खुद ही बोलोगे मैं आते हैं कुछ, क्या पता ये आ भी जाए। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। पहले ये बताओ फैमिली ऑफ लाइन का मतलब क्या होता है? फैमिली ऑफ लाइन का मतलब होता है जब मैथ्स में कुछ सिमिलर टाइप के कर्व बनते हैं ना बहुत सारे, उनको फैमिली ऑफ कर्व बोलते हैं। जैसे बहुत सारे एक जैसे सर्कल बन जाएंगे तो फैमिली ऑफ सर्कल। बहुत सारे पैराबोला बन जाएंगे तो फैमिली ऑफ पैराबोला। समझे? ऐसी फैमिली ऑफ लाइन मतलब कि एक जैसी बहुत सारी लाइन। तो ऐसा कुछ नहीं है, पुराने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के देखो आप। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन एंड होज स्लोप इज 5। दोस्तों मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, मुझे उम्मीद है कि तुम सारे कर लोगे अगर ध्यान से सुनोगे तो। पढ़िए टाका, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए ब्रदर।
रुक जा, धीरे पढ़ना। एक लाइन की क्वेश्चन निकालनी, चल मान लीजिए जो व्हाइट कलर की लाइन दिख रही है ना, इसकी क्वेश्चन निकालनी है। फाइंड ए क्वेश्चन ऑफ लाइन, आगे बोल। ओ अच्छा, कह रहा है दो लाइन के इंटरसेक्शन से। और वो दो लाइन की एक क्वेश्चन आपको दे रखी है क्या? है? क्या क्या दे रखी है बताइए। 3x + 4y, और क्या? x माइनस क्या? और क्या बोला है? किसका स्लोप 5 दिया है? आप लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो, किसका स्लोप 5 दिया है? ये तीन कलर की लाइन है, कौन सा कलर की लाइन का स्लोप दिया है? सही बात है, व्हाइट वाली का। हमारे रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप दिया है कितना? 5। लैंग्वेज पढ़ के उसका मतलब निकालना सीखो। वो कह रहा है एक लाइन की क्वेश्चन निकालो जो इन दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास होती है। आपको इंटरसेक्शन पॉइंट, ये वाले इंटरसेक्शन से पास होती है। इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से हमारी लाइन पास होती है, व्हाइट वाली। और वो कह रहा है कि जो व्हाइट वाली हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप 5 है। अरे किसी भी लाइन की क्वेश्चन के लिए चाहिए क्या होता है अक्सर बच्चों? क्या चाहिए होता है? पासिंग पॉइंट और स्लोप चाहिए होता है ना? तो पासिंग पॉइंट है आपके पास आपकी लाइन का? तो व्हाइट वाली लाइन का कोई पासिंग पॉइंट है जिससे पास होती है? अभी है नहीं, मगर निकाला जा सकता है ना, कैसे? एलिमिनेशन। तो सही बताया बच्चों ने। अरे इन दोनों लाइन का टकराने वाला पॉइंट हमारी लाइन का पासिंग पॉइंट होगा। तो फॉर पासिंग पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, आप इन दोनों पे एलिमिनेशन मेथड लगा दो बच्चों। आता है आपको एलिमिनेशन? ₹13/7 ये है क्या इसमें खराब सा पॉइंट? एक क्वेश्चन सेकंड पुट कर दो उसको। -1/7 है क्या? है बेटे। लो, यानी कि हमको एक्स इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। चित्र में भी उसको इमेजिन करते रहो क्या है, क्या निकाला आपने। अब आपको एक लाइन की क्वेश्चन निकालने हैं बेटे। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू विथ स्लोप 5। तो y -13/7 इजिकल टू स्लोप। स्लोप की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। आंसर क्या है इसका देखना बेटी बात। मैच हो गया? ये ना? हाँ 18 हो गया। 18 ये आंसर है बेटे। सारे चैप्टर ही ऐसी है ये, लगभग सारा का सारा। नहीं, अगर आप उससे करोगे, एनसीईआरटी में करोगे, तो आपको ये सारे क्वेश्चन अलग अलग एक्सरसाइज में मिलेंगे। आप अलग अलग सोच से करोगे। एक सिंगल सोच से पूरा चैप्टर ही खत्म हो सकता है, जो मैंने आपको बताई है। ग्राफ बनाओ, सोचो, और बस इतना ध्यान दो, बस किसी लाइन की क्वेश्चन के लिए क्या चाहिए, एक तो पासिंग पॉइंट और एक स्लोप। है ना? चलो कर लिया, आगे बढ़े हम।
इसका बेटे कॉपी करने में टाइम मत लगाया करो, इस क्लास में दो ही क्वेश्चन हो पाएंगे फिर। जल्दी 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 कॉपी किया करो। कवाना कटवाल पुखरी पेन। चल पीडीएफ से कर लियो, कोई नहीं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये सारे क्वेश्चन कर लोगे आप। सबको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है बस। एक लाइन की क्वेश्चन निकाले तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होते हैं, इतना बोलते हैं आपके दिमाग में ऐसे आना चाहिए। दो लाइन का इंटरसेक्शन है, वहां से हमारी लाइन पास होती है, तो पॉइंट तो मिल जाएगा। चल रहा है दिमाग, बैकग्राउंड प्रोसेस चल रही है माइंड में। एंड विच इज पैरेलल, अच्छा अच्छा अच्छा। हमारी जो लाइन है वो एक दूसरी किसी लाइन के पैरेलल है। वो दूसरी लाइन आपको दे रखी है 5x + 4y - 20 = 0। आपको आपकी लाइन का पासिंग पॉइंट और स्लोप चाहिए, पासिंग पॉइंट मिल जाएगा बच्चों। पासिंग पॉइंट मिल जाएगा, हाँ ना बोलो। किससे? एलिमिनेशन से। स्लोप कहाँ से मिलेगी? इसकी स्लोप जो होगी वही हमारी लाइन की स्लोप होगी। जब दो लाइन पैरेलल होते हैं दोनों का स्लोप सेम होता है। ऐसे ही बेटे ये सारे क्वेश्चन कर लोगे पक्का। चलो एप्लीकेशन में आ जाओ। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में कुछ नहीं है। एप्लीकेशन मतलब यूज, स्ट्रेट लाइन का यूज क्या है ये चैप्टर का। पढ़ो इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। पढ़ो। The owner of a milk store finds that he can sell 980 liters of milk each week at rupees 14 per liter and rupees 1220 of milk each week at 16 per liter. Assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liter could he sell at rupees 17 per liter? क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो भाई, जो आपको ध्यान से प्रैक्टिकली सोचना होगा। मान लो अपना काका जाओ दूध वाला है, मान लो बिजनेस मैन है, दूध बेचता है। पहले कौन था आदमी, हीरो कौन क्या? चलो टाका ही मान लो। काका का दूध का बिजनेस है। इसने एक दिन सोचा है, इसने थोड़ा दिमाग लगाया बेटे, इसने थोड़ी मैथ्स लगाई। तो उसके दिल में एक ख्याल आया। इसने एक बात ऑब्जर्व करी बेटे, ध्यान से सुना। इसने एक बात ऑब्जर्व करी, प्राइस और क्वांटिटी, यानी सेल। इसने देखा कि अगर ये दूध का रेट 14 रुपीज पर लीटर कर दे। बहुत पुराना क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है कि मार्केट के रेट क्या तो वो उसने सस्ता। ये बेटे 20-25 साल पुराना क्वेश्चन है। अगर ये 14 रुपए पर लीटर रेट करे दूध का, तो भैया कितना दूध बिक जाएगा इसका बताना बच्चों। 980 लीटर दूध बिक जाएगा इसका। और अगर इसने 16 रुपए कर दिया रेट, तो कितना बिक जाएगा बताना दोस्तों। 1220 लीटर दूध ये अपना बेच सकता है। अब इसने बोला, इसने एक अजम्पशन लिया कि यार अगर जो सेलिंग प्राइस है और जो क्वांटिटी सेल हो रही है, सेल डिमांड सेल, उसमें एक लीनियर रिलेशन है। लीनियर रिलेशन क्वेश्चन ने बोला, मैं नहीं बोल रहा। एज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशन, पढ़ा तुमने ध्यान से क्वेश्चन। अगर एक लीनियर रिलेशन है, लीनियर रिलेशन मतलब, अरे बेटे लीनियर रिलेशन मतलब लीनियर फंक्शन, रिलेशन फंक्शन नहीं पढ़ा था आपने चैप्टर 2 रिलेशन फंक्शन। दो वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन को लीनियर रिलेशन या लीनियर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो उसे बोला, इसने सोचा कि अगर प्राइस और सेल में लीनियर रिलेशन है, तो ये पता करना चाहता है कि अगर मैं रेट 17 कर दूं तो फिर कितना दूध बिक जाएगा मेरा। तो सबसे पहले वो जो लीनियर रिलेशनशिप है ना, एक्स इसके प्राइस और सेल के बीच में, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, वो मैं रिलेशन फाइंड करना चाहता हूँ बच्चों। तो चलो मान लो प्राइस एक्स है और क्वांटिटी वाई है। प्राइस क्या है बच्चों? एक्स, और क्वांटिटी क्या है? वाई। तो ये इतना खत्म क्वेश्चन है, इतना खत्म क्वेश्चन है। कुछ नहीं, आपको दो पॉइंट दे रखे हैं बच्चों। ये लो, इन दो पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है आप। आती है क्वेश्चन निकालनी? पहले स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप क्या होगी? एक 120, है ना। अब इक्वेशन निकालता आ रहा हूँ।
इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? किसी को भी एक्स वन वाई वन मान ले, क्या फर्क पड़ता है? 120x मल्टीप्लाई करना कितना आएगा, यस बताइयो। 14 28 का 8, तो 7। ये लो बच्चों, आ गया लीनियर रिलेशन। इसे आप लीनियर रिलेशन भी बोल सकते हो, इसे आप लीनियर फंक्शन भी बोल सकते हो। रिलेशन फंक्शन ये जो था एस, तो वाई को एफ एक्स बोल सकता है, बोल सकता है, बोल सकता है, बता। और क्योंकि एक्स की पावर वन है, लीनियर मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, अगर आपको बिल्कुल आप नील बेटा जीरो आपको नहीं याद आ रहा चाहे रिलेशन फंक्शन, तो मैं उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं तो चीजों को कोरिलेट कर रहा हूँ कि जो आप पहले पढ़ के आ रखे हो ना, तो उनमें भी ये चीजें पढ़ी जा रही है। जैसे बात समझ आ गई। रिलेशन फंक्शन बड़ा गंदा चैप्टर लगता है ना बच्चों को, तो सब वो सोचते हैं हम पढ़ी क्यों रहे हैं चैप्टर को, इसका यूज का है। और सच तो यह है कि दोस्तों सबसे ज्यादा यूज ही उसी का होता है, हर जगह रिलेशन फंक्शन का। ये लो, अब हमने ये लीनियर ट्रेंड, लीनियर रिलेशनशिप पता कर लिया एक्स और वाई के बीच के। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ, वाई की वैल्यू मिलती जाएगी। अब यहाँ पे टागा क्या करेगा, देखो बच्चों, आओ। यदि प्राइस जो है 17 कर दिया जाए, तो कितनी सेल हो जाएगी दोस्तों? ये देखो, कितना आएगा ये? 1340 लीटर दूध। समझे बात को? अब यहाँ पे ना कुछ बातें सोचने वाली, बता क्या है दिमाग में जो बच्चों के आती है। यार हमने प्राइस को एक्स क्यों माना, उसको हम वाई पे तो मत करें, है कि नहीं? तो दोस्तों ऐसा ध्यान से सुनो, भाई रिलेशन फंक्शन आपने भी पढ़ के आए थे, वहां पे भी ये बातें इनडायरेक्टली पढ़ी थी, आपको समझ नहीं आई। देखो प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी कोई दो वेरिएबल आपस में रिलेटेड होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी ना कोई दो वेरिएबल आपस में रिलेटेड होते हैं ना दोस्तों, तो उनमें से एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। समझे? एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक क्या होता है बेटे, डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू है ना, उसमें अपने आप चेंजेस आते हैं। उसमें ऑटोमेटिक चेंजेस आते हैं। और डिपेंडेंट वाले में इंडिपेंडेंट वाले की वजह से चेंज आता है। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे कॉमर्स वाले बच्चों ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा, पढ़ा है तुमने? डिमांड सप्लाई में क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम वगैरह पढ़ा है तुमने 11th में 12th में वो? और तो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा। लॉ ऑफ डिमांड ये कॉमर्स वाली बात नहीं है, तो जनरल नॉलेज वाली बात है, सबको पता होता है। भैया अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बाजार में बढ़ जाएगा, तो मार्केट में उसकी सेल कम हो जाएगी। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बाजार में बढ़ जाएगा, तो मार्केट में उसकी सेल कम होगी नहीं होगी? और प्राइस कम होगा तो उसकी सेल बढ़ जाएगी। इसी को लॉ ऑफ डिमांड बोला गया है। प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगी। अगर क्या हो गया बेटे, मेरे से बोल रहे हो? क्या समझ नहीं आ रहा बता? पहले मुझे बोलना फिर अपना डाउट पूछो, ठीक है? तो अब देखो दो वेरिएबल है यहाँ पर। लॉ ऑफ डिमांड में जो जनरल लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिमांड है, उसमें दो वेरिएबल्स को कोरिलेट किया गया है, एक तो किसी प्रोडक्ट का प्राइस और एक उसकी मार्केट सेल, डिमांड। पर आपको ध्यान से सोचने वाली, ऑब्जर्व करने वाली बात बता क्या बच्चों, उन दोनों में से प्राइस फ्री वेरिएबल है, प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और डिमांड, डिमांड तो रिएक्ट करती है, डिमांड तो प्राइस पर डिपेंड होती है। देखो 10th क्लास में ना आपको एक क्वेश्चन आता था, ग्राफ बनाओ, वाई बराबर 120x - 700, इसका ग्राफ बनाओ। याद तो आप कैसे करते थे? आप ऐसे बॉक्स बनाते थे, आप एक्स की वैल्यू जीरो पुट करके वाई निकालते थे, वाई जीरो पुट करते थे, एक्स निकालते थे, उनको ग्राफ में प्लॉट करके लाइन बनाते थे। याद करो, है ग्राफिकल मेथड था चैप्टर 3 में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो वहां पे ना आपसे प्रिंसिपल एक मिस्टेक होती थी, आप एक्स की वैल्यू पुट करते थे, आपको वाई की वैल्यू मिल जाती थी, ठीक है? आप वाई के लिए पुट करते थे, बस यही गलती हो जाती थी बच्चों।
मैथमेटिकली वो सही है मगर प्रिंसिपली वो रॉन्ग है। वाई की वैल्यू कभी पुट नहीं करते। वाई की वैल्यू तो आपको हमेशा मिलेगी। वाई तो आउटपुट होता है। एक्स होता है इनपुट, वाई होता है आउटपुट। दूसरी लैंग्वेज बोलूं, एक्स होता है डोमेन और वाई क्या होता है, रेंज। समझे बात को मैं क्या कह रहा हूँ? एक्स होता है डोमेन और वाई क्या होता है, रेंज। अब जो बच्चे जिन्होंने पढ़ा है मैं उनको बता रहा हूँ, किसी एग्जाम्पल देके बोल रहा हूँ। लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस क्या है, एक्स, और जो डिमांड है वो क्या है, वो वाई है। डिमांड प्राइस पर डिपेंड होती है। समझ रहे हो बात को मैं क्या कर रहा हूँ? तो आप हमेशा एक्स की वैल्यू पुट करते जाओगे और आपको हमेशा वाई की वैल्यू मिलती जाएगी। वाई की वैल्यू पुट नहीं करोगे आप, उल्टा रिलेशन डज नॉट एग्जिस्ट, उल्टा एग्जिस्ट नहीं करता कि वाई की वैल्यू पुट करोगे एक्स की वैल्यू मिलेगी, ऐसा नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो अपना आयुष है, आयुष बिजनेस कर रहा है, ऐसे जूते की दुकान लगा ली मान लो। जूते की दुकान खोल ली उसने सन नगर में भाई साहब, ठीक है। अब देखो अगर इसको अपने जूते की सेल बढ़ानी है चाहे कम करनी है, इसके पास क्या ऑप्शन है? इसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि अपने अपने जूते के प्राइस को कम ज्यादा कर सकता है। ये चाहे तो जूते भैया बिल्कुल सस्ते रेट में बेचे, ये चाहे तो जूते महंगे बेचे। गलत कह रहा हूँ बताओ मैं? ये बोलेगा जूते 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। जूते 10 रुपए किलो बेच रहा है, लोग कट्टे ले लेके आने। इसने प्राइस ही इतना कम कर दिया कि भाई हाहाकार मच गया भाई साहब, भंडारे की इतना लाइन लग गई दुकान पे। क्या तो मेरी बात समझ रहे हो? अचानक से दिमाग में पता नहीं क्या खुजली, उसने बोला यार जूते लाख रुपए के हो गए। इसने ऐसे बोला, जूते इसने लाख रुपए रेट कर दिया, कसर गायब मक्खी मारा कहाँ गए सब। तो इसके पास क्या ऑप्शन था? सिर्फ एक, प्राइस को कम ज्यादा करना। गलत कह रहा बताओ? प्राइस फ्री वेरिएबल है, प्राइस डोमेन है, और प्राइस जो है ना भाई वो रिएक्ट कर रहा है उसके प्राइस पर, जो डिमांड है प्राइस पर डिपेंड है ना। तो इसलिए बोलते हैं प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगी। समझे? अच्छा उल्टा रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। सोचो आप, मान लो अगर डिमांड बढ़ गई, प्रैक्टिकली सोचो बेटे, अगर डिमांड बढ़ गई तो प्राइस कम होगा। मान लो भाई आयुष है, आयुष के जूते की लोगों को बहुत अच्छे लग रहे हैं, अरे मस्त है जूते इसके भाई, मजे का, आज पहनो, मेरे बच्चे भी मेरे जूते पहन रहा है। ऐसे जूते हैं मान लो उसकी दुकान के। तो भैया लोग इसी के पास खरीदने आते हैं। तो ये ऐसे बोलेगा यार कितने अच्छी है दुनिया, यार कितने अच्छे हैं लोग, सब मेरे से जूते लेने आते हैं यार, कितने, मेरी तो जूते की डिमांड बढ़ती आ रही है, चल प्राइस कम कर देता हूँ यार। क्या लग रहा है आपको करेगा ये? लग रहा है? उल्टा रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी, डिमांड प्राइस को रिएक्ट करेगी। क्या आपको मेरी बात सुनाई? सच्ची बताओ दोस्तों, इसीलिए मैंने प्राइस को एक्स माना। इतनी लंबी कहानी मैंने सिर्फ स्नैप पे, इसीलिए मैंने प्राइस को एक्स माना और डिमांड को क्या माना मैंने, वाई। क्या आपको सच सच जाना क्लियर हो गया बात? अच्छा पक्का। ऐसे ही देखो ये रिलेशन कहीं पे भी हो सकता है दोस्तों। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल एंड टाइम। टाइम क्या है? टाइम इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, समय कभी किसी पे निर्भर नहीं रहा दोस्तों। टाइम इज फ्री वेरिएबल। इसलिए फिजिक्स में आप कभी भी डायरेक्ट करो तो डी टी हमेशा डिनोमीटर में आएगा, डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी। समझ रहे हो? क्योंकि चेन हमेशा किस में आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। उसमें चेन आने की वजह से दूसरे वाले में चेन निकाला जाता है। क्या आप बात समझ पा रहे हो मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ? समझे? जैसे हीट एंड एक्सपेंशन, अगला क्वेश्चन उसमें है, हीट एंड एक्सपेंशन। भाई आप किसी मेटल या किसी ऑब्जेक्ट को हीट करोगे तो वो एक्सपेंड होगी, होगी नहीं होगी? सबने पढ़ा है साइंस में। अगर आप उससे ज्यादा हीट करोगे तो वो एक्सपेंड होगी, है ना। अब देखो जितनी ज्यादा हीट उतना ज्यादा एक्सपेंशन, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी कम हीट उतना कम एक्सपेंशन, ऐसे ही होगा ना, है। तो आप हम यहाँ पे हीट को, टेम्परेचर को क्या मानेंगे, एक्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और एक्सपेंशन को क्या मानेंगे, वाई। एक्सपेंशन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अच्छा, और उल्टा रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। आप ऐसे बोलोगे कोई चीज एक्सपेंड होगी तो गर्म हो जाएगी, ऐसे बोल सकते लाइफ में हम कभी? गर्म होगी तो एक्सपेंड हो जाएगी, ये बोलोगे आप? यस, झूठ बोल रहा हूँ क्या मैं? तो यहाँ पे हीट एंड एक्सपेंशन दो वेरिएबल है, तो आप किसको एक्स मानोगे किसको वाई मानोगे, दिमाग में आ रही बात ये? पक्का? अब बोलना तू क्या कहता है, सामर्थ्य कुछ क्या बोला? वही देखो ये बच्चा, हाँ देखो एक बात और सोचने वाली, देखो यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है लेकिन वही ये क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है रेट बढ़ रहे हैं। तो बेटे सुनो, देखो जो इकोनॉमिक्स है ना वो नेचुरल साइंस नहीं है। पीसीएम की तरह वो नेचुरल साइंस नहीं है, वो सोशल साइंस है। वहां पे कई सारी ना क्या कहते हैं, अजम्पशंस भी होती है।
एक्सेप्शन भी होती है। जिंदगी में कई चीजें ऐसी हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड लगता नहीं है, वहां पे वो जनरल प्रिंसिपल फेल हो जाता है भाई। समझ रहे हो? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, लग्जरियस गुड्स में नहीं लग पाता वो कहीं पर। जैसे गोल्ड हो गया, एप्पल। एप्पल का फोन सबसे महंगा, राशन की तरह लाइन में लगे हैं लोग, मैं लूंगा मैं। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? तो कई चीजों पे लॉ ऑफ डिमांड लगता ही नहीं है। गोल्ड वगैरह हो गया, गोल्ड जितना महंगा होता है उतना लोग भागते हैं उसका और महंगा हो रहा है, आज ही ले ले। गलत कह रहा हूं क्या मैं? कई चीजों पे लॉ ऑफ डिमांड लगता नहीं दोस्तों। ऐसी एक अर्थशास्त्री था दोस्तों, आज से लगभग 200 250 साल पहले यहीं रहता था वो। उसका नाम था रॉबर्ट गिफिन। आपने नाम सुना होगा, ही रहता था, याद है? सुना किसी ने? सर रॉबर्ट गिफिन। किसी ने भी नहीं सुना? कॉमर्स वाले बच्चों ने तो सुना होगा कभी ना कभी, स्टैट्स वगैरह में नहीं सुना? कॉमर्स वाले बच्चे हैं कौन, नहीं तो बताओ। आज के तूने भी सुना क्या? एक अर्थशास्त्री था सर रॉबर्ट गिफिन, उसने बताया था कि दुनिया में कुछ ऐसे गुड्स हैं, उन पे ना लॉ ऑफ डिमांड लगता नहीं यार, हमारे घर के आसपास मौजूद होती हैं वो, हमें पता भी नहीं चलता, उन पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता। इन्फीरियर टाइप की गुड्स होती हैं, उनको इन्फीरियर गिफिन गुड्स बोलते हैं उनको। उनको उसी के नाम पे बोलिएगा, गिफिन गुड्स। जैसे दूध, ब्रेड, इन सबको इन्फीरियर या फिर गिफिन गुड्स बोलते हैं बच्चों को, इन पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता। आप खुद ऑब्जर्व करना, अमूल की जो ब्रेड है ना वो सबसे महंगी है, सबसे पहले बाजार से गायब होती है वो। अमूल की, सॉरी, ब्रिटानिया की। अमूल का दूध सबसे ज्यादा बिकता है बाजार में, सबसे ज्यादा, सबसे कई बार तो मिलता नहीं भाई, दूसरा ले ले, खत्म हो गया वो सुबह। समझ रहे हो? जो दूध जितना महंगा है वो उतनी जल्दी गायब होता है बाजार से। जो ब्रेड जितनी महंगी है उतनी जल्दी ब्रिटानिया की मिलती नहीं है, फिर हार्वेस्ट गोल्ड की ले ले, नहीं ले ले वो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिन पर लॉ डिमांड लगता है, ये उस टाइप के गुड्स है। सामर्थ, मेरी बात समझ आ गई? बातों में लग गया पूछ के। चलो छोड़ो, मेरी पूरी बात समझ आ गई बेटा, तुम्हें बहुत एनर्जी वेस्ट करा दी मेरी। चलो अब सुनो भाई। जैसे देखो अगला क्वेश्चन इसी का था, देखो टेम्परेचर का, कर लोगे इसको आप? टेम्परेचर एफ है, और नहीं, हाँ, और एक लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। आपको के दे रखा है और एफ है, अच्छा दोनों ही टेम्परेचर है लेकिन अलग अलग यूनिट टर्म के है ना। एफ के ये है, एफ ये है। तो के इन टर्म्स ऑफ एफ, और वो भी क्या आपको लीनियर फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। अरे के और एफ मतलब एक्स और वाई भाई हूँ। दो पॉइंट दे रखे हैं, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। चलो इस वाले को करो, इसमें तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। देखो, द लेंथ एल ऑफ ए कॉपर रॉड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है। अब वो कह रहा है लेंथ इतनी हो जाएगी अगर टेम्परेचर इतना था। कॉपर रॉड की लेंथ इतनी होगी, अगर आपने टेम्परेचर 110 का बता दिया भाई साहब, तो लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। देखो कह रहा है जनरल को लाइन ऑफ फंक्शन है, रिलेशन, लीनियर रिलेशन निकाल। तो अब वही टेबल बनानी बेटा, आपको टेबल बना, टेम्परेचर को एक्स मानूंगा मैं, लेंथ को वाई मानूंगा। तो टेम्परेचर जब भी इसका तब लेंथ इक्वल 24.942। जब टेम्परेचर 110 हो गया तब कितना हो गया? 125.134। बस ये दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की क्वेश्चन निकालनी, बात ही खत्म हो गई। सस्ता बताओ, समझ में आ गया बच्चों? जल्दी बोलो। है? कौन बजा रहा है बर्तन? अच्छा बेटे 60 पढ़ो, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। बहुत बार पेपर में आया, शानदार क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। अगली क्लास में हम टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ेंगे फिर। ए पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन ऑफ टू स्ट्रेट पाथ represented by these two equations want to reach the path whose equation is this in the least time, find the equation of path he should follow। आप पढ़ो क्वेश्चन को, बताऊंगा मैं कैसे करना है, पढ़ लो ध्यान से बस। कराऊंगा भी नहीं, पूरा खुद से कर लोगे, बस बता दूंगा कैसे करना है। पढ़ लिया? देखो मैं बताता हूँ बच्चों आपको अभी। है? नहीं नहीं, एक्सपायरी निकालना, तुम मेरी बात को मैं बता रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, आपको एक जंक्शन दिया है, जंक्शन मतलब आता है क्रॉसिंग, क्रॉसिंग ऑफ टू पाथ है ना। ये इस वाले पाथ की, इस वाले पाथ की क्वेश्चन आपको दे रखी है, क्या कर रही है तो बताना। बता।
हाँ 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 हाँ। सुनो, इन दो लाइन के क्रॉसिंग से जंक्शन पे ना एक मनुष्य खड़ा है यहाँ पे। दोस्तों इस सारे पॉइंट पे एक मनुष्य खड़ा है। अब एक दूसरा पाथ है कहीं, ये रहा, यहाँ आना चाहता है वो, इस पाथ पे आना चाहता है। पर इस पाथ पे वो कम से कम टाइम में आना चाहिए, सबसे लीस्ट टाइम में आना चाहता है वो। तो कह रहा है, बताओ उसको किस पाथ को फॉलो करना चाहिए, किस रास्ते पे उसको चलना चाहिए। जिस रास्ते पे उसको चलना चाहिए उस रास्ते की क्वेश्चन निकालनी है। आप भी बताओ, मुझे बताओ कौन से पाथ पे चलना चाहिए उसको बताना। यस, परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज मिनिमम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ। ये पढ़ा तुमने। इसकी इक्वेशन निकालें, इस लाइन की इक्वेशन को फाइंड करना है आपको। बेटे आप सुनो, इसकी क्या, किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है बताओ। पासिंग पॉइंट ऑफ स्लोप। ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, क्या आपके पास इसका कोई पासिंग पॉइंट है, कहीं से मिल सकता है क्या? सही बात है, इन दो लाइन पे एलिमिनेशन मेथड लगा के मुझे उम्मीद है कि आप ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लोगे। वही हमारी इस डॉटेड लाइन का पासिंग पॉइंट होगा। अब यार स्लोप कहाँ से आएगी? हैं? ये क्यों दे रखा है पर पॉइंट? अच्छा, लाइन की क्वेश्चन क्या दी है होती बोलिए एक बार। ये इसकी क्वेश्चन क्या दी है? बेटे पहले ध्यान से पढ़ा करते हो, उसने क्वेश्चन को ध्यान से कॉन्फिडेंस रख के कि मैं कर सकती हूँ। ठीक है, ऐसे हवा में नहीं गिरेगा, ठीक है। अब देख, इसकी स्लोप मिल जाएगी आपको। तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी? M1 × M2 है ना। लो, पॉइंट भी मिल जाएगा, स्लोप भी मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को पूरा कर लोगे। आप कर लोगे पक्का? है। तो 60 तक टारगेट रखो, अगर पीछे किसी का बैकलॉग कंप्लीट नहीं है तो वो भी कर ले। अगली क्लास में हम करेंगे टाइप फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है। चलिए फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय, बाय बाय बच्चे, बाय बाय।